से कम वोट जो थे वो रह गए उस बंदे की फेवर में कि वो आगे फर्दर बोर्ड पे कंटिन्यू कर सकता है। जैसे आपके यहाँ भी आपने कुछ अर्सा पहले अपनी गवर्नमेंट के केस में देखा ना, वो तहरीक अदम एतमाद की फॉर्म में, बिल्कुल यही है। अच्छा, अब इसके अंदर होना क्या है, ये होगा कि अगर वो कहता है कि जितने मिनिमम वोटिंग रिक्वायरमेंट है किसी भी डायरेक्टर के लिए कि वो उतने मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स बोर्ड में रहने के लिए उसके साथ हों, अगर उससे कम होगी तो वो कहता है उसको रिजाइन करना पड़ता। अब एक चीज आपका कंसर्न यहाँ पे ये मुझसे किसी स्टूडेंट ने मैसेज भी करके पूछा, मैंने उसको भी बताया। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे एक की कंसर्न है ये है कि ये जो बोर्ड लीडरशिप के अंदर यहाँ पे ये कह रहा है, लड़के ये वाला कह रहे थे इसी कंसर्न में ना। नो नो सर, बोर्ड लीडरशिप का जो बोर्ड कमेटी स्ट्रक्चर के ऊपर वाला टॉपिक जो है, एक मिनट, ये वाला है ना, ये जी जी ये हाँ ये। अच्छा, अब दो की नंबर वन पहले बात की थी कि बोर्ड में दो नॉन एग्जीक्यूटिव और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, और असल में ये वो डायरेक्टर्स होते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन रोल उसको इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका रोल होता है, इंडिपेंडेंट का। यहाँ ये कहता है, यहाँ पे वो कहता है कि आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपॉइंट करना होता है किसको, एक लीड डायरेक्टर को, जो कि एज ए प्रिजाइडिंग डायरेक्टर के तौर पे काम करेगा। और अब वो कहता है ये दो चीजें हो सकती हैं, ये जो प्रिजाइडिंग डायरेक्टर है ये हो सकता है मे बी के वो क्या हो उस केस के अंदर, अगर हम बात कर रहे हैं प्रिजाइडिंग के केस में, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कल को वो डायरेक्टर मे बी सीईओ हो या उसके पक्की किसी कमेटी की चेयर हो। अच्छा, अब यहां पे कहता है ऐसा नहीं भी हो सकता, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, उसके पास ना ही कोई चेयर हो ना ही वो सीईओ, तो इसकी वजह से उसकी इंडिपेंडेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर उसके पास वो सीईओ भी होता और चेयर भी होती किसी कमेटी की, तो फिर वो मे भी हो सकता है डिपेंडेंट ना रह सकता, क्योंकि उसने मेन लीडिंग डिसीजंस करने हैं, बाकी सारा कुछ करना है, बाकी बोर्ड को देखना है, तो अल्टीमेटली मे भी हो सकता है वो इंडिपेंडेंट ना रह सके। तो उस केस के अंदर वो ये कहता है कि उसकी इंडिपेंडेंट होने के लिए यहाँ पे बास कंपनीज में ये चलता है, वो करते भी हैं, वो बेसिकली जो प्रिजाइडिंग डायरेक्टर है वो मे भी हो सकता है आपका सीईओ भी हो और किसी कमेटी का, इसमें से फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी का वो चेयरमैन भी, बट वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो कहता है इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रिजाइडिंग डायरेक्टर इफेक्टिव कब होगा, जब वो इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंट किस केस के अंदर होगा, जब वो ना ही सीईओ हो और ना ही वो किसी कमेटी का चेयरमैन। क्लियर होगी बात लड़के? यस सर। गुड। किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलें। अच्छा जी, आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है ना टॉपिक, वो स्टार्ट करना है हमने कहाँ से, यहां से, बोर्ड ऑपरेशंस।
बोर्ड करता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? नंबर वन, अगर हम जनरल कंसर्न बोर्ड का बात करें तो वो क्या होता है? देखिए, जो डायरेक्टर बोर्ड पे बैठते हैं या जिन डायरेक्टर से मिलके बोर्ड बनता है, उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एज ए डायरेक्टर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में गुजारना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कुछ डायरेक्टर होंगे जो कि किसी कमेटी के मेंबर होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि उन कमेटी में से चेयरपर्सन भी हों, उनकी किसी कमेटी को लीड कर रहे हैं। अब देखें, बोर्ड में तो वो बैठे हैं, अब जनरल फंक्शन भी है उनका, बट साथ ही साथ अगर वो किसी कमेटी को है लीड कर रहे हैं, उसके चेयरपर्सन है, तो उस केस के अंदर उनसे आपको एडिशनल कमिटमेंट और टाइम रिक्वायर होगा। तो इस केस में जो बोर्ड है उसका ये की कंसर्न है कि जो भी डायरेक्टर है बोर्ड के ऊपर, उसके लिए जितना भी टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो होना चाहिए, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। अगर नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है फेलियर है, या वो डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसको डील करते हैं। आगे नंबर 2, मीटिंग्स। कंसिस्टेंटली असल में जो चीज होती है वो ये है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, कंसिस्टेंट बेसिस पे होती है। पहले जो कमेटीज हैं इंटरनली, उनकी मीटिंग्स होती है। जैसे ऑडिट से रेलेवेंट है तो ऑडिट कमेटी जो भी चीजें, न्यू ऑडिटर अपॉइंट करना है, बाकी सारी चीजें ऑडिट से रेलेवेंट मैटर्स देखने, तो वो देखें। तो कहते हैं फ्रीक्वेंट लेंथ्स के बाद ये मीटिंग्स कंडक्ट होनी चाहिए। फिर कहते हैं जरा डिटेल्ड हो, अगर लॉन्गर मीटिंग्स हैं तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, जो डायरेक्टर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इनफ मिल जाता है कि वो बड़े इन डेप्थ में उस इशू को डील कर सकते हैं। जितना शॉर्ट होगा मे बी, तो हो सकता है वो उतना उसके ऊपर इंसाइट ना डाल सके जितने मे बी इन डेप्थ उसको रिक्वायर्ड है वो फुलफिल ना कर सके। अच्छा, अब यहां पे दो चीजें, अननेसेसरी मीटिंग भी ना हो। एवं हम जानबूझ के मीटिंग्स की लेंथ जिसका कोई पर्टिकुलरली आपको कोई कह लें कुछ भी नहीं मिल रहा फायदा, तो ऐसी मीटिंग्स ना कंडक्ट करें। वो शॉर्ट हो, फ्रीक्वेंट हो जाए, एक अलग बात। फिर कहता है डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर जो इमर्जिंग ट्रेंड है उसको भी डिस्कस करें, देखें। फिर जो साथ साथ रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो बिजनेस से रेलेवेंट रेगुलेटरी बॉडीज के कंसर्न है, वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे, कंप्लाइंस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद ओवरबोर्डिंग। अच्छा, अब देखिए, प्राइवेट कंपनी का कुछ और कंसर्न होता है, पब्लिक कंपनी का कुछ और कंसर्न है। अच्छा, अब जो पब्लिक कंपनी के कंसर्न के अंदर अल्टीमेटली बोर्ड का बड़ा वैल्यूएबल कह लें कि इम्पैक्ट होगा कंपनी के ऊपर, क्योंकि हर चीज तो ये देख रहे हैं। फिर अल्टीमेटली कहता है, अब जो भी बोर्ड के पास, बोर्ड ने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उस पे एक रीजनेबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए। फिर जो लोग बोर्ड में बैठे हुए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारा फुलफिल होना चाहिए, बेशक वो सीनियर मैनेजर है, डायरेक्टर है, जो भी।
फिर कहता है ये पब्लिक कंपनीज के केस में बोर्ड्स बनते हैं अल्टीमेटली, जिनकी लाइट के अंदर हम के अगर हम बात करते हैं कि जिनके अंडर डायरेक्टर्स ने सर्व करना होता है, तो कहते हैं यहाँ पे बेसिकली आप क्या करें। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा होता है ना डायरेक्टर, वो 6 कंपनीज का डायरेक्टर होता है, वो ये कहता है कि आप डायरेक्टरशिप के ऊपर लिमिट लगाएं। एक बंदा इतनी कंपनीज का कैसे डायरेक्टर हो सकता है, कितनी कंपनीज को वो कितना टाइम देगा, तो उसकी सर्विस के ऊपर लिमिट होनी चाहिए। और ये किसका कंसर्न है? नॉमिनेटिंग कमेटी का कंसर्न है। इस मैटर को कौन देखे? नॉमिनेटिंग कमेटी देखे। नॉमिनेटिंग कमेटी, क्योंकि हमने देखा था डायरेक्टर का बैकग्राउंड चेक करना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉमिनेटिंग कमेटी की है। तो वो बैकग्राउंड चेक करे ना, ये पहले से कितनी कंपनीज का डायरेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है किस कौन सी एक्टिविटी होगी? एग्जेक्टिव सेशंस। यहां पे कहता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कहता है डायरेक्टर्स के पास एक चीज की बड़ी मेन अपॉर्चुनिटी होती है। वो क्या होती है कि जो आपके पास बड़े बड़े एक्सटेंसिव सेशंस है ना, जिसमें आपका सीईओ नहीं है या अदर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, और वो फुलफिल नहीं कर पा रहे क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक एक्सचेंज, तो वो कहता है ये जो एग्जेक्टिव सेशन है ना, जिसमें आपने मेन चीजें लेनी है, आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स में बैठना है, कहता है ये आप इसमें जो एजेंडा डिस्कस होना है अल्टीमेटली, वो कहता है जब भी कोई बोर्ड मीटिंग हो उसके सेशन के बाद आप रेगुलर इंटरवल्स के बाद ये एग्जेक्टिव सेशन भी कंडक्ट करें। अब क्योंकि ये एग्जेक्टिव सेशन है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इंडिपेंडेंट चेयर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा, वो इसका एजेंडा सेट करेगा, वो सारे मैटर्स देखेगा, और सीईओ और जो सीनियर मैनेजमेंट होगी वो फॉलो अप करेगी। नेक्स्ट कहता है कि ये जो बोर्ड का एजेंडा है, ये आप प्रॉपरली प्लान करें। इसके अंदर देखें अगर फर्दर कहीं पे आपको लगता है अनएक्सपेक्टेड कोई चीज इनकर होने के चांसेस हैं या कोई इमरजेंसी आती है, तो उसको मिनिमाइज करें, ओपन रखें डिस्कशन। फिर कहता है जो बोर्ड चेयर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मतलब आप उसमें जो लीड कर रहे हैं डायरेक्टर मेन बोर्ड में, वो लीड डायरेक्टर के साथ मिलकर काम करें, एजेंडास के ऊपर, रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर, किन चीजों को आपने देखना है। तो अल्टीमेटली वो कहता है जो भी ट्रेंड हो या ये, तो कहता है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्सिव हो। इसीलिए हमने ऊपर देखा है इमर्जिंग। उसके बाद कहता है एक्सेस टू मैनेजमेंट। अच्छा, बोर्ड ने बेसिकली मिल के काम करना होता है मैनेजमेंट के साथ। अल्टीमेटली कहता है जो डायरेक्टर है ना, उसकी एक्सेस हो बोर्ड मीटिंग से बाहर भी अपनी मैनेजमेंट के साथ।
ऐसा ना हो सिर्फ जो बोर्ड मीटिंग में मिले तो बस वहीं पे उसका कंट्रोल है, नो। मैनेजमेंट और बोर्ड में जो डायलॉग्स चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, मैनेजमेंट जो चीज चाहती है, ये हमारी तरह ही है ना, बिल्कुल नेशनल असेंबली की तरह। लोगों की आवाज नेशनल असेंबली में जाती है, वो नेशनल असेंबली में जनाब वो चीज पेश करते रेजोल्यूशन, उसके ऊपर अगर ला और उसकी जरूरत पड़ती सेनेट में वो चीज जाती है, वो फिर उसको एज ए ला बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करें। तो यही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक्सेस होनी चाहिए अपनी मैनेजमेंट तक, और मैनेजमेंट की एक्सेस होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट कहता है इंफॉर्मेशन। यहां पे कहता है, देखें हम एक एक्रोनिम यूज करते हैं एक्यूरेट का, ACCURATE। ये हम कहते हैं एक्रोनिम यूज करते हैं इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है गुड, जो हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन क्या, तो हम उसके लिए एक्रोनिम यूज कर रहे होते हैं, ये एक्यूरेट का। अब उसमें ये कहता है एक चीज, उसमें जो टी है वो ये कहता है इंफॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए। टाइमली का की कंसर्न क्या है, जब आपने डिसीजन लेना क्या उस टाइम के ऊपर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं। फिर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, अच्छी या बुरी है। अच्छा, अब ये क्वालिटी कहां से चेक होगी, रिलायबिलिटी से। रिलायबिलिटी जब हमने टेस्ट करनी है, इसका मतलब है पीछे बैक एंड पे सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब कंपनीज ने क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी एडवांटेज लेना होता अल्टीमेटली, बास चीजें रियल टाइम इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, रियल टाइम मीटिंग्स है, ये रियल टाइम का मतलब ऐसी चीज जो कि ऑनलाइन साथ साथ अपडेट होती जाए। जिस तरह आप और मैं ये इस टाइम पे बैठे हैं, ये हमारा रियल टाइम रिलेशनशिप है। मैं काम करवा रहा हूँ, आप साथ साथ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या ट्रांजैक्शन इनकर होती है, फौरन आपके अकाउंट उसके हिसाब से अपडेट हो जाते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कहता है टेक्नोलॉजी सबसे की कंसर्न। अब यहाँ पे एक चीज तो ये है ना कि हम पहले कहते थे अच्छा डिले इन इंफॉर्मेशन आ रहा है, बाकी सारी की कंसर्न अराइज हो रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी ने उसको सपोर्ट दी, वो चीज तो खत्म हो गई। बट अब इसकी वजह से कई और इशू रेज हो गए जो कि सिक्योरिटी थ्रेट के केस में अब आपको अवेलेबल, जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स आपस में शेयर कर रहे हैं या उसका फ्लो होना है, अब उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उस केस में आप लोगों ने एक पूरा सिलेबस रेफरेंस पढ़ा जिसके अंदर हमने उसके थ्रेट और प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज डील किए थे।
वो हर चीज अगर आप इसके ऊपर फिट कर देना तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है डिवाइसेस आपने रख ली, सब कुछ कर लिया, पासवर्ड भी प्रोटेक्ट कर लिया, बाकी भी सारी चीजें कर दी, बट अल्टीमेटली कहता है आपको कंप्लाई करना पड़ता है जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, जो कि उस मैनर के अंदर कंपनी को डील करनी। क्योंकि की कंसर्न क्या है, इंफॉर्मेशन ने तो अक्कर होना है, उसे कंपनी ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करना, मैनिपुलेट भी करना, बट थ्रेट। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, एक और बड़ी ड्यूटी जो कि डायरेक्टर्स की है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखें। बेशक वो मटेरियल हो, नॉन मटेरियल हो, जो मर्जी, उसको पब्लिकली ऐसे डिस्क्लोज नहीं किए जा कर सकते हो। अगर करते हैं तो फिर वो जंगीर तरीन वाला इनसाइडर ट्रेडिंग का केस हो, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्पोक पर्सन होता है, सिवाय उसके अलावा किसी को ऑथराइज नहीं किया होता जो बंदा पब्लिक के साथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। और जो बोर्ड के अंदर डिस्कशन हो रही है वो भी नहीं हम बाहर डिस्कस कर सकते। उसके बाद कहता है डायरेक्टर कंपनसेशन, ये सबसे बड़ा इशू, और ये हमने नॉमिनेशन कमेटी में के बाद जो था कंपनसेशन कमेटी पड़ी थी, तो उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर इसको डिस्कस किया था। एम्प्लॉयड डायरेक्टर्स हो या नॉन एम्प्लॉयड डायरेक्टर्स हो, एम्प्लॉयड डायरेक्टर्स मतलब जिनको आपने प्रमोट किया और वो बोर्ड के ऊपर आके बैठ गए, और नॉन जिनके पास शेयर्स थे ज्यादा, उन्होंने अपने आप को वोट दिया और वो आके बैठ गए। अब इनकी वजह से बोर्ड की ओवरसाइट को फर्क तो पड़ रहा है, बट मसला ये है, कहता है होना ये चाहिए कि जो कंपनसेशन है ना आपकी, दुनिया में इफेक्टिव कंपनसेशन माना जाता है मिक्सचर ऑफ कैश एंड इक्विटी। कैश की फॉर्म में तो मिल रहा है, बट इक्विटी कहां से, कहता है आपको शेयर्स देने कंपनी के अंदर किसी किस्म की ओनरशिप पे है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कहता है, अच्छा अब बात यह कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑनगोइंग कमिटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा कई लोगों के लिए, क्योंकि एक ये रिवॉर्ड की अगर बात करें, ये एज ए मोटिवेशन फोर्स तो है। फिर कहता है अगर हम एक चीज बात करें कि ये जो कंपनसेशन है फेयर हो और इक्विटेबल हो, तो ये जो डायरेक्टर्स के दरमियान कल को इश्यूज आएंगे या जिसकी वजह से वो कल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो नहीं होगा। फिर वो कहता है ये जो आपकी इक्विटी कंपनसेशन है, कहता है इसको बड़ा क्लियरली और बड़ा केयरफुली डिजाइन किया जाए, ताकि इसकी वजह से जो आपने इनको इंसेंटिव्स देने हैं, बेशक शॉर्ट टर्म देने हैं, पर्सपेक्टिव में लॉन्ग टर्म देने हैं, उसका जो भी इम्पैक्ट आना है, आप जिस तरह की चेंजिंग लाना चाहते हैं कंपनसेशन में, ताकि उसके इम्पैक्ट आए। अब यहाँ पे एक और चीज जो कि इस कंसर्न में, ये तो एक साइड थी ना, कि ठीक है आपने अलाइन कर लिया अपनी कंपनसेशन पैकेज को कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे उससे एग्री करते हैं, बट यहाँ पे एक की कंसर्न हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, या हम कहते हैं कि ये कंपनसेशन पैकेज ऐसा डिजाइन नहीं हुआ कि उसमें जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो इक्वली सबकी नीड्स को फुलफिल करता हूं,
तो उस केस के अंदर फिर आप कैसा अरेंजमेंट इसके लिए सेट करें। फॉर एग्जाम्पल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी है ना, यहाँ पे एक डायरेक्टर कहता है अच्छा जी मुझे इक्विटी शेयर दे दिया, अब इक्विटी शेयर पता लग रहा है शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ रही, उसने क्या करना। हाँ, एक डायरेक्टर अंदर से हो सकता है वो ये कहता हो कि भाई जो मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है या बाकी सारा कुछ है, जो एक्सपेंडिचर इनकर होता है वो मुझे रीइंबर्स कर दिया जाए। ये तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, और फिर ये चीज होगी कि वो देखेगा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहता है जी डायरेक्टर एजुकेशन। बिल्कुल जी, वो जैसे बाकी फील्ड में नहीं होता, जहाँ जॉब पे आप तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से एज ए लर्निंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनने के तौर पे वो कहते हैं जी हम बड़ा प्रमोट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि वो आगे फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इनहेंस करना चाहते हैं, नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं। ये भी तो क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है भाई एजुकेशनल। अगर करती है कोई प्रोग्राम है, आउटसाइड प्रोग्राम है जो कि बोर्ड के अलावा या उसके सेशन के अलावा आपको कंडक्ट करने का मिलता है मौका, तो आप वो करें। जहां से भी आपको सीखने को मिले, कोई पार्टिसिपेशन मिलती है, कुछ भी है, तो वो आप करें। जो आपको ऑर्गेनाइजेशनल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बोर्ड की सर्विसेज के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करे, चीज उसको भी सीखें। उसके बाद आगे कहता है रिलायंस। ये कहता है जब बोर्ड ओवरसाइट फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा होता, इसका मतलब है आपका बोर्ड जो है वो इंटाइटल है पर्टिकुलर कॉर्पोरेट लॉ के, कंपनी लॉ। तो इसका मतलब है उसने कई चीजें एडवाइस भी करनी है, कई चीजें हम एज ए ओपिनियन भी लेना है मैनेजमेंट के, या वो चीजें एज ए मैनेजमेंट ओपिनियन के तौर पे काम कर देंगी। कई रिपोर्ट्स हैं, कौंसल्स हैं, ऑडिटर्स हैं, या आपके एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है। तो कहता है बेसिकली यहाँ पे क्या है, कहता है बोर्ड कंफर्टेबल होना चाहिए, जो मेंबर्स हैं बोर्ड के रिलायबल हो, आप उनके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। फिर बोर्ड के ऊपर जो एक्सटर्नल एडवाइजर्स भी हैं, या वो कहता है आउटसाइड एडवाइजर्स को भी आप इंगेज करें, उनसे भी एडवाइस लें। फिर कहता है डायरेक्टर्स होल्ड करें किसको, एडवाइजर्स कि भाई अगर उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो अकाउंटेबल है, उसका आंसर दें, उनको उस पर्टिकुलर मैनर के अंदर उसका डिसीजन, उसका कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें उस मैनर के अंदर प्रॉपर एडवाइस प्रोवाइड करना। अगर कोई चीज है उनको गलत लग रही है ये, तो उसके ऊपर रिपोर्ट प्रोवाइड करना। उसके बाद नेक्स्ट है बोर्ड एंड कमेटी एवेल्युएशन। बोर्ड इफेक्टिव है या नहीं है। अब कमेटी आपकी जो बनाई थी पर्टिकुलर कंसर्न के लिए, क्या वो इफेक्टिव हुई या नहीं हुई। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऑडिट कमेटी की, अब इसमें की कंसर्न क्या है ऑडिट कमेटी का, नंबर 1 कि ऑडिट कमेटी ने 3 मेन चीजें करनी। नंबर 1 इंटरनल ऑडिट जो भी काम, नंबर 2 इंटरनल कंट्रोल, नंबर 3 लाइजन विद एक्सटर्नल ऑडिटर।
अगर वो हो रहा है सारा कुछ है, वो इसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, अगर वो प्रॉपर आ रहा है फिर ठीक है। तो कमेटी का जो पर्पस है क्या वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, फॉलो अप्स करें, एवेल्युएट करें रिजल्ट्स को, आउटकम्स क्या है। तो यहाँ पे कोई हम ये नहीं कह सकते एक मेथड फॉर एवेल्युएशन सबसे फिट है या मैं इस बेसिस पे इसको असेस कर सकता हूँ, नहीं। कोई एक स्टैंडर्ड ये नहीं है, सेट नहीं है कि मैं कहूँ अच्छा इसकी बेसिस के ऊपर एग्जिस्ट करे, बट यस कॉमन मेथड जरूर है जिसकी बेसिस के ऊपर आप एवेल्युएट कर सकते हैं प्रोग्रेस। नंबर 1 कहता है रिटन क्वेश्चनियर्स फिल करवाएं, ग्रुप डिस्कशन कर लें, पैनल डिस्कशन भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को सेट करें, सिलेक्ट करें, उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लें, आउटसाइड फैसिलिटेटर लेके आए, नहीं है तो इंडिविजुअल इंटरव्यूज कंडक्ट करें। बट करें इसे। जी जनाब, इससे रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछें। ओहो, आज तो हुसैन भी आया हुआ क्लास लेने, और मुझे लगता है ये लड़का आया भी टाइम पे था क्लास लेने। या तो हो सकता है जैसे ही आया पता लगा होस्ट बन गए। आगे चलो। सीनियर मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या है? नंबर 1, देखें जो कंपनी का सीईओ है ना, या कंपनी की जो सीनियर मैनेजमेंट है, अब इन केस ऑफ पर्टिकुलर सक्सेशन अगर आप बात करें, या ऑर्डिनरी या कोई इमरजेंसी सिचुएशन कोई सिनेरियो रेज होता है, उसके अंदर उसको डील कैसे करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन किसी भी बोर्ड का यही होता है। तो कहता है बेसिकली जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो बोर्ड्स होते हैं वो सक्सेशन प्लानिंग को प्राइमरी लेवल के ऊपर डील करते हैं, उसके ऊपर अटेंशन पे करते हैं। बाज इस चीज के ऊपर रिलाय करते हैं जी, अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने, अच्छा इनमें फिर देखते हैं वो कमेटी के रोल क्या है, ऑडिटिंग का, ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, नॉमिनेटिंग का, कंपनसेशन कमेटी का, अपने अपने की एरिया को क्या वो एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कंपनी की जो मैनेजमेंट है, ये सीईओ है, यही बोर्ड है, उन्होंने की कंसर्न उनका क्या है। नंबर 1 इंटरनल कंट्रोल को चेक करना। अब इंटरनल कंट्रोल क्या इफेक्टिव है या नहीं है। बोर्ड कमेटी का क्या काम है, सीईओ या सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर नजर रखना, अपनी पोजीशन कैपेसिटी के अंदर क्या वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उन्होंने रिव्यू करना है हर हाल में,
और periodically वो कहता है आप ये सक्सेशन प्लानिंग की इफेक्टिवनेस को रिव्यू करते रहे periodically. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट. मैनेजमेंट, और अगर हम बात करें बोर्ड और इंडिपेंडेंट कमेटी, क्या काम है? अल्टीमेटली ओवरसाइट. अब ये कोई चीज इसमें टैलेंट की बात करें हम या एक पर्टिकुलर रैंक की बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है. कुछ चीजें हैं जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए. सीनियर बंदा है उसके अंदर स्किल का लेवल ज्यादा होगा, जूनियर बंदा है उसके अंदर स्किल्स का लेवल कम होगा, एक्सपीरियंस बंदा है उसका, इसका मतलब है एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उसके अंदर, उन स्किल्स जो एस्टेब्लिश हुई हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हुई. वो बंदा ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस बड़े मैनेजरियल रोल्स के लिए फिट बैठता है. अगर नहीं है, एक्सपीरियंस स्किल्स नहीं है, इसका मतलब है उस केस के अंदर में भी जो वो चीज, जो आउटकम वो चाह रहे हैं वो ना आए. फिर इस केस में कहता है जो आपकी बोर्ड बोर्ड है या जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कहता है या तो डायरेक्टली लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, रिलेशनशिप बनाए, या डायरेक्टली इंटरेक्ट करे, जिस तरह मर्जी करे बट करे. उसके बाद सीईओ एवेल्युएशन कैसे होगा? पर्टिकुलरली ये कहता है अंडर द ओवरसाइट इंडिपेंडेंट कमेटी या जो आपका लीड डायरेक्टर है, ऊपर हमने पढ़ा था, वो एनुअली रिव्यू करेगा सीईओ की परफॉर्मेंस. और बेसिकली बास ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सीईओ एवेल्युएशन प्रोग्राम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट सर्कमस्टांसिस और उसकी बेसिस के ऊपर देखा जाता है क्या ये सीईओ कैपेबल है या नहीं है. फिर कहता है जब आपने सीईओ की एवेल्युएशन कर ली तो कहता है ये जो एग्जेक्टिव सेशन होगा ना, जो कि बोर्ड की मीटिंग के बाद होगा, कहता है इसके अंदर सीईओ को उसके बारे में बताया जाए. और ये सारी बात है, इस सेशन को कंडक्ट करने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे और इसी की बेसिस के ऊपर जो एवेल्युएशन आप करेंगे, कल को उस बंदे का कंपनसेशन पैकेज डिजाइन होना. तो की कंसर्न परफॉर्मेंस. मैं 1 मिनट से पानी पी लूं. आप भी 2-3 मिनट, मेरा फुल शदीद
अच्छा जी, ये बात मैंने ब्रेक दी थी पानी के लिए, तो आवाज किधर से आती? मुझे लगता है लड़के ने ज्वाइन किया था तो साथ ही पता लगा हम नहीं थे। चल, अच्छा, कोई नहीं बात है, सब माया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पास पेपर में भी आया हुआ है, और तकरीबन 3 होगी ना कोर्स से, और 3 में से 2 अटेम्प्ट के अंदर आया हुआ है। और मुझे इस दफा भी लग रहा है ये क्वेश्चन आ जाएगा। हम कहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है, बड़ा की कंसर्न है। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, बेसिकली इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, पर्टिकुलरली कहता है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका रिलेशनशिप विद अदर स्टेक होल्डर्स, वो क्या है? कंपनी का एक ही कंसर्न तो होता है शेयर होल्डर्स, बट इसके साथ साथ अदर स्टेक्स भी होते हैं। जैसे किन के लिए? एम्प्लॉयज के लिए, कस्टमर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, अदर कम्युनिटीज के लिए, बिजनेस इन्वायरमेंट की आप ओवरऑल बात करें उसके लिए, क्योंकि उस इन्वायरमेंट के अंदर उन्होंने बिजनेस करना है, और वहां पे एक बंदा एग्जिस्ट करता है, और वो बंदा कौन है? गवर्नमेंट, जिसने आपको इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं करने देना। अब कहता है बाज सिचुएशन में, बाज सर्कमस्टांसिस के अंदर ये जो इंटरेस्ट होता है ना स्टेक होल्डर्स का, ये वेरी करता है, चेंज हो जाता है। शॉर्ट टर्म में कुछ और होता है, लॉन्ग टर्म में कुछ और होता है। लॉन्ग टर्म में अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो फिर आपको किसी और डायरेक्शन में जाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में जाना है तो किसी और डायरेक्शन, शॉर्ट टर्म में किसी और डायरेक्शन। यहां पे अब वो हम जरा रिलेशनशिप देखते हैं किस किस का क्या क्या। नंबर 1, अगर हम बात करते हैं यहां पे शेयर होल्डर्स आउटरीच की, तक नंबर 1, सबसे पहले 2-3 चीजें जिसको आपको देखना पड़ता। नंबर 1, आपके इन्वेस्टर कैसे करते हैं? क्या कंपनी अंडरस्टैंड करती है शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट को, या फिर क्या आपको के शेयर होल्डर चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, प्लान कैसे करते हैं? अब किसको पता होता है कंपनी के शेयर होल्डर कौन है? नॉमिनेटिंग कमेटी को, क्योंकि बैकग्राउंड चेक करना डायरेक्टर्स के साथ है, क्योंकि डायरेक्टर ने इन्हीं में से ही आना है ना। तो गवर्नेंस कमेटी की बात करें या नॉमिनेटिंग कमेटी कह लें, एक ही बात है। तो इनको पता होता है कंपनी के मेजर शेयर होल्डर कौन, उनकी पोजीशन के बारे में भी, क्या सिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट है वो, ये इनको पता हो। नंबर 1। नंबर 2, रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है?
यहां पे कहता है वो जो आपके कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में से जो स्पोक पर्सन्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, नंबर 1, नंबर 2 कहते हैं इनका शेयर होल्डर एंगेजमेंट के अंदर बड़ा मेन रोल होता है। अब वो रोल क्या होता है, कैसे होता है, वो की कर सकता है। हर कोई बंदा डिस्क्लोज नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन में चीजें। तो कंपनी की मैनेजमेंट भी क्या कहती है, बेसिकली उसने तो अपने सारे के सारे शेयर होल्डर के साथ बड़ा एक इफेक्टिव मैनर में रिलेशनशिप डेवलप करके रखना है। तो उनकी 2-3 मेन कंसर्न है। बातचीत होती रहे कंपनी की मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स, क्योंकि अगर डायलॉग नहीं होंगे तो इसका मतलब यह कल को कहीं पे प्रॉब्लम आए तो फिर उसको फर्दर आप डिस्कस नहीं कर सकते। फिर कहते हैं बोर्ड की कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न। कहता है जब भी डायरेक्टर कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, वो कहता है विद द कंसल्टेशन ऑफ सीईओ। और इसके अंदर डायरेक्टर बड़ा मेन रोल प्ले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कशन, बाकी सारी चीजें। उनकी कोशिश होगी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन हो, कंपनी की गवर्नेंस इंप्रूव हो, जो उनकी कम्युनिकेशन है विद देयर शेयर होल्डर्स वो इंप्रूव हो, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट हो, फॉलो हो। अगर नहीं हो रही प्रॉपरली तो उस केस के अंदर क्या होगा, अल्टीमेटली क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहां पे कुछ पॉलिसीज और कई मैटर्स पे इंपैक्ट आएगा। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी पे और डिस्क्लोजर, ये इशू तो रेज होंगे। और इसके अगेंस्ट वो कहता है आपकी पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कहता है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न। वो इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है कि डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो। फिर वो कहता है जो कमेटीज हैं उसके अंदर भी उसकी इंडिपेंडेंस बड़ी मेन हो। क्योंकि वो कहता है जो अगर आपने नॉमिनेटिंग कमेटी पे बैठना है या बाकी चीजें देखनी है तो उस केस में वो कहता है कि अल्टीमेटली डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है और उसको ये बात पता हो, बाकी भी शेयर होल्डर्स को पता हो
कि भाई ये इसका रोल इंडिपेंडेंट है। उसके बाद एनुअल मीटिंग, सबसे बड़ा मेन कंसर्न डायरेक्टर्स का, बोर्ड का, वो क्या है? एनुअल मीटिंग कंडक्ट करना। और डायरेक्ट कंडक्ट करना भी और उसका पार्ट बनना भी। हाँ, बास डायरेक्टर एब्सेंट भी हो जाते हैं मीटिंग में से। बट वो कहते हैं अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस के केस में, मोस्टली नहीं है ऐसा। एंड मीटिंग अटेंड करें, जो की कंसर्न है उसमें डिस्कस करें, वेबकास्ट चाहिए, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है ऑनलाइन कुछ भी है वो करें, बट करें मीटिंग अटेंड लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट चीज कहता है शेयर होल्डर इंगेजमेंट की बात करता है। ये शेयर होल्डर इंगेजमेंट क्या है? कहता है कंपनीज इंगेज हो अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के साथ कंसिस्टेंटली, कि उस मैनर के अंदर जो बोर्ड का रोल है, मैनेजमेंट का रोल है, या शेयर होल्डर्स, इन तीनों पार्टीज का जो रोल है, हर पार्टी अपना अपना रोल प्ले कर रही है। फिर कहता है इस मैनर के अंदर जो कंपनीज हैं वो बड़े इफेक्टिव प्रोटोकॉल सेट करें। जो शेयर होल्डर्स ने कम्युनिकेट करना है विद डायरेक्टर, जो डायरेक्टर ने कम्युनिकेट करना है विद शेयर होल्डर, किस तरह से टाइमली मैनर के अंदर अगर कोई इशू है उसको डील नहीं किया जा रहा, की कंसर्न है उसका, तो वो कैसे हो? क्योंकि इनका इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। नेक्स्ट कहता है बोर्ड ड्यूटीज के, शेयर होल्डर एक टाइप के नहीं होते, डिफरेंट टाइप के होते हैं। इंस्टीट्यूशनल होते हैं, उसमें से अगर हम बात करें मिनिमम नंबर वाले भी होंगे, मैक्सिमम वाले भी होते हैं, डिफरेंट है। तो उनके इंटरेस्ट भी अलग होते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर होते हैं और एक नॉर्मल जो शेयर होल्डर है, दोनों के इंटरेस्ट में फर्क है। बट बोर्ड ने सबके व्यूज को कंसीडर करना। बोर्ड का काम ही है लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के और शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में सर्व करना। बट ये तो अब ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, बोर्ड कैसा इलेक्ट हुआ है, क्या है क्या नहीं है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, उनका की कंसर्न यूनिफॉर्म। बोर्ड एक चीज चाहता है, वो कहता है एवेल्युएट कर ले वो शेयर होल्डर कंसर्न में, कि शेयर होल्डर्स क्या चाह रहे हैं, और ये उनकी जजमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो, इसके ऊपर किसी का किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं है। और यहां पे वो कहता है जब बोर्ड किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचे
तो उस चीज को देखे, कम्युनिकेट करे किस तरह से वो शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर है। अगर कहीं पे ये चीज फील हो कि कोई प्रैक्टिस या कोई डिसीजन शेयर होल्डर्स या कंपनीज के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर नहीं है, तो उसको रिवाइज कर। नेक्स्ट जो कहता है वो है शेयर होल्डर वोटिंग कैसे होती है। नंबर 1, पहले तो आप ये बात सुनते हैं एक शेयर के अगेंस्ट एक वोटिंग राइट होता है। अच्छा, अब कई लोग थर्ड पार्टी एनालिसिस भी रिकमेंडेशन यूज करते हैं वोटिंग के अंदर बोर्ड पे आने के लिए। बाकी अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर वोटिंग, क्योंकि देखें कंपनी की जो मैनेजमेंट है या बोर्ड है उसने तो रेजोल्यूशंस पेश कर देनी है एनुअल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स के सामने। अब शेयर होल्डर्स का काम है उसको पास करना या ना करना, उसके लिए वोटिंग होगी। तो यहाँ पे तो शेयर होल्डर रीच चेक करनी पड़ेगी, आपका ऑर्डर रीच कितनी है, बोर्ड की रिकमेंडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, वोटिंग करानी चाहिए कई चीजों के ऊपर या नहीं करानी चाहिए, डिपेंड करता है। उसके बाद कहता है शेयर होल्डर प्रपोजल्स अकॉर्डिंग टू, कहता है फेडरल प्रॉक्सी रूल्स, पब्लिक कंपनी के लिए एक की कंसर्न है वो क्या है कि जो शेयर होल्डर्स का प्रपोजल है ना वो प्रॉक्सी स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। मतलब वो क्या कह रहे हैं, प्रपोज क्या कर रहे हैं शेयर होल्डर। और इस केस में वो कहता है यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर प्रपोजल को सोशल और पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज ना करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आप देखते हैं ना क्या होता है, इलेक्शन आए या ये, तो वो जनाब एक मिल है वो किसी पार्टी को सपोर्ट करती है तो बाकी साहब ने भी कहा ठीक है जी, अपने वर्कर्स को भी पैसे दे रहे हैं, बाकी भी सारा कुछ हो रहा है जी, वोट डालना है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो बोर्ड में उनकी कोशिश है सारे इसी तरह के आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू डायलॉग, थ्रू एंगेजमेंट, थ्रू पर्टिकुलर लेजिटिमेट कंसर्न्स को फुलफिल करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब कहता है अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी शेयर होल्डर ने कोई प्रपोजल सबमिट किया तो उस केस में जो कंपनी की मैनेजमेंट है या जो आप बात कर रहे हैं कंपनी मैनेजमेंट की संदर्भ में जो नॉमिनेटिंग कमेटी है या गवर्नेंस कमेटी है वो चेक करेगी उसका रिस्पांस क्या होता है उस प्रपोजल के अगेंस्ट। तो कहता है यहां पे बोर्ड कंसीडर करे उन इश्यूज को जो कि शेयर होल्डर प्रपोजल्स के अंदर उठाए जाते हैं, वो कंसर्न्स, वो मैटर्स क्या हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। और कहता है जो भी वो कंसर्न उठाएगा बोर्ड पे तो अल्टीमेटली कहता है बाकी शेयर होल्डर्स के फिर देखना उन्होंने भी कम्युनिकेट करना इस मैनर के अंदर क्या वो प्रॉपरली चीज कन्वे हो रही है या नहीं हो रही। अब जी तीसरा, हमने बोर्ड भी देख लिया, सीनियर मैनेजमेंट सीईओ वो भी देख लिया। अब हम आते हैं एम्प्लॉयज कंसर्न। जर्नल क्या होता है, वो कहता है भाई विद दी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्पेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये कहता है
कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उसको फेयरली और इक्विटेबली ट्रीट किया जाए, एक जैसा। और यही चीज कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर है। ये सिर्फ बुकिश नॉलेज है, ऐसा नहीं होता। रेसिज्म, जेंडर बेसिस या बाकी सारी ऐसी चीजें हैं कुछ जो कि, अब ये सारे के सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, और कल्चरल एस्पेक्ट्स की बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। कंपनीज को चाहिए अपने एम्प्लॉय से रेलेवेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, फेयर पॉलिसीज बनाए, अप्रोप्रिएट कंपनसेशन ऑफर करें, बेनिफिट्स अलाउंसेस जो भी प्रोवाइड करना वो करें। बट इसके उलट एम्प्लॉयज का की कंसर्न क्या है? उनका भी की कंसर्न इस मैनर में कुछ बनता है कि उनसे उनकी से भी रेलेवेंट जो भी उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल हो। उसके बाद कहता है कंपनी ऑफर करे रिटायरमेंट ऑप्शन, गोल्डन शेक हैंड है या अर्ली रिटायरमेंट है, जो भी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, बेनिफिट प्लान्स, और एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करे उसके बारे में कि जी हम ये सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। मिसकंडक्ट, एम्प्लॉयज अगर किसी एक पर्टिकुलर मैनर में कहीं पे भी कुछ भी मिसकंडक्ट कोई भी करते हैं तो वो उस केस में फिर वो कहता है आपका कंप्लाइंस अगर फॉलो नहीं होता और बाकी सारी चीजें नहीं हो रही तो उस केस में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वो कहता है कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज को वर्क के साथ साथ इनकरेज करे कि वो कंप्लाई करें, जितनी भी पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, प्रोसीजर्स हैं, वो करें फॉलो। उसके बाद कम्युनिकेशन की अगर बात करें, कहता है कंपनी ओपनली ऑनेस्टली कम्युनिकेट करे अपने एम्प्लॉयज के साथ। ये भी एक कहानी ही है, बुकिश नॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। अच्छा हो गया। उसके बाद था कम्युनिटीज, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है कि अगर कंपनी चाहती है टू बी अ गुड सिटीजन, क्योंकि कंपनी भी तो किसी सोसाइटी का पार्ट है, इसी सोसाइटी में रहती है और आर्टिफिशियल पर्सन भी है। अब वो कहते हैं एज ए गुड सिटीजन, बेशक वो लोकल सिटीजन हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जहां पे भी वो बिजनेस कर रही, तो रिस्पॉन्सिबल मैनर में, इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, सस्टेनेबिलिटी इशू ना हो। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आज हम किन रिसोर्सेज को सैक्रिफाइस कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो यहां पे वो यही कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आते हैं। इसमें से कंपनी बिजनेस की अगर हम बात करें, कई एस्पेक्ट्स हैं कंपनी की, जिस तरह फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या रिस्क मैनेजमेंट है। बट वो कहता है जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं ना कंपनी के अंदर सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट,
तो इसकी वजह से कंपनी को बड़ा एडवांटेज तो मिलेगा, बड़ा मीनिंगफुल इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ कहता है आपकी जो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी होती है ना, लॉन्ग टर्म कंसर्न होता है, लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट कंसर्न इज कम्युनिटी सर्विस। अच्छा, जब हम कम्युनिटी सर्विस की बात करते हैं, कंपनी की कोशिश होती है वो गुड सिटीजन बने, कंट्रीब्यूट भी करती है विद इन दी सोसाइटी, इस मैनर में ऑपरेट भी करके दिखाती है। कम्युनिटीज में इन्वॉल्व भी होती है, कंपनी के डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, सब एम्प्लॉइज को इनकरेज भी करती है। साथ साथ कंपनीज के साथ जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में, उनका रिलेशनशिप विद कम्युनिटीज, हर चीज वो डोनेट भी करते हैं, टाइम भी लगाते हैं, चैरिटेबल फंडिंग भी कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली अपनी सोशल सर्विस फुलफिल कर रहे होते हैं। उसके बाद कहता है सस्टेनेबिलिटी। यहां पे कहता है जो भी कंपनी जहां पे भी ऑपरेट करती है, किसी भी सोसाइटी में, कुछ भी, वो उसका की कंसर्न क्या है? इन्वायरमेंट नंबर वन, हेल्थ एंड सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें उसने फुलफिल करनी है। इसी की वजह से तो कल को उसके इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल और ये जो सस्टेनेबिलिटी रेलेवेंट इश्यूज हैं वो रेज नहीं होंगे, वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस भी होगी, शेयर होल्डर्स भी इंपॉर्टेंस देंगे, और कंपनी की विद रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डर भी क्या होगी? इंपॉर्टेंस होगी। माफिया आ गया। गवर्नमेंट क्या की कंसर्न है? नंबर वन, बाकी शेयर होल्डर्स के साथ और लीगल कंप्लायंस। यहां पे ये कहता है कंपनीज के साथ साथ जो लोग भी हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उन्होंने क्या करना होता है? अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर लॉ एक्ट करना है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, अगर मैं हूं एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, तो पाकिस्तान के ट्रैफिक लॉ फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बना दी है, क्या उनको ओबे करना, फॉलो करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? बनती है। तो ये की कंसर्न बेशक इंडिविजुअल हो, एज ए सोसाइटी हो, या एज ए कंपनी हो, ये अगर मैं उन लॉज को प्रॉपरली फॉलो नहीं करूंगा तो उस केस के अंदर कई तरह के इश्यूज फिर रेज होंगे, कई तरह के फाइन्स हो सकते हैं, गुडविल पे इशू हो सकता है, कई तरह के फाइन्स, पेनल्टीज वो आ सकती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो ये थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है कंपनीज के लिए भी, ये नहीं है वो धमकियां दे रही है, ये कल को बेसिकली कंपनी की लाइफ को खतरा है। अगर पेनल्टी है या ये, उस केस में वो कंपनी बंद कर दें, बिजनेस बंद करवा दें, फिर आप क्या करेंगे? तो वो कहता है ये जो कंप्लायंस है ये अप्रोप्रिएट नहीं, ये जरूरी है, एसेंशियल है। तो मैनेजमेंट आपकी कहती है कंफर्टेबल हो, लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम को फॉलो करती हो, अगर कहीं पे कोई मिसकंडक्ट हो रहा है तो उसको डिस्करेज करें, जो ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्टिंग है वो एक पर्टिकुलर कंप्लायंस को फॉलो करते हुए इनकरेज हो। उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो कहते हैं कंपनी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट की कंसर्न यही है कि चीजें, इश्यूज वो
था पब्लिक पॉलिसी डायलॉग के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू हल की जाए। कई लॉस रेगुलेशन जो अफेक्ट होते हैं या बिजनेसेस के इम्पैक्ट होते हैं कम्युनिटीज के ऊपर, वो खत्म हो। कंपनी जो एंगेज होती हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर किस हद तक हो, जो कंपनी के केस में बोर्ड ओवरसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल हो, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए कंपनी के केस। तो ये था जनाब हमारा काम जो कि हमने आज एंड करना था। ये अभी सिलेबस रेफरेंस 2 में आधा रहता है, ये सारे का सारा फुलफिल नहीं हुआ, अभी हाफ इस पे आपने और कवर करना है, हाफ हो गया, हाफ नहीं।